नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह से। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा है। इन 21 द्वीपों का नाम अभी तक जितने भी परमवीर चक्र विजेता हैं भारत के, उनके नाम पर रखा जाएगा। पर आपने कभी सोचा कि ये 21 द्वीप ही क्यों चुने गए? वो इसलिए क्योंकि अभी तक भारत सरकार द्वारा 21 व्यक्तियों को परमवीर चक्र प्रदान किया गया है। तो ये तो रहा अंडमान से संबंधित करंट अफेयर्स। आपको यहाँ पर केवल इतना याद रखना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा। ये फैक्ट करंट अफेयर्स की दृष्टि से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन परमवीर चक्र से संबंधित याद कर लेते हैं, और अंडमान की बात हुई है तो फिर अंडमान से संबंधित भी कुछ फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन देखेंगे। पहले बात करते हैं परमवीर चक्र के बारे में। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, ये आपको ध्यान रखना है, और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था। अगर परमवीर चक्र से पूछा जाए कि प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, तो इमेज में आप देख सकते हैं, ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा, प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता थे। इनके नाम से भारत सरकार ने इनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया है, ये आप इनका नाम याद रखिएगा। तो ये परमवीर चक्र से संबंधित कुछ फैक्ट एंड फिगर हो गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं अंडमान एंड निकोबार से संबंधित कुछ स्टैटिक जी के। ये आपका भारत देश और भारत देश के एकदम पूर्वी हिस्से में, या आप यूँ कहिए दक्षिण पूर्वी हिस्से में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह अवस्थित हैं। यहाँ से भारत की मेनलैंड दूरी जो है, सबसे नज़दीक का जो बड़ा शहर है वो चेन्नई है। चेन्नई यहाँ से सबसे पास पड़ता है, इन द्वीपों से सबसे पास चेन्नई पड़ता है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। कई बार ये फैक्ट पूछा जाता है कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह से भारत का सबसे नज़दीक का शहर कौन सा है। आपको ऑप्शन दे देता है कोलकाता, विजाग जिसे विशाखापट्टनम कहा जाता है, चेन्नई, और इसके साथ ही कोई एक और ऑप्शन दे देगा आपको कोयम्बटूर। तो आपको उसमें से चुनना रहता है कि कौन सा शहर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सबसे पास में पड़ता है। तो आपका उत्तर रहता है चेन्नई। ये तो बात हो गई अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अवस्थिति, ये कहाँ अवस्थित है भारत में। दूसरी बात ध्यान रखिए, ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है भारत का। तो इसकी लोकेशन हो गई। अब इसी का अंडमान एंड निकोबार का ये जो नीचे का मैप है, इसी का हम लोग थोड़ा सा एनलार्ज मैप देख लेते हैं। इस पोर्शन का, इतने पोर्शन का थोड़ा सा एनलार्ज मैप ये नीचे देख लेते हैं। अब यहाँ से संबंधित बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या फैक्ट एंड फिगर याद रखने हैं। तो सबसे पहले याद रखिए कि यहाँ जो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की, वो सैडल चोटी है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर दो ज्वालामुखी हैं, एक को कहा जाता है नोरकोंडम और दूसरे को कहा जाता है बैरन। ये जो उत्तर में अवस्थित है ज्वालामुखी नोरकोंडम, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, और जो बैरन आइलैंड पे अवस्थित बैरन ज्वालामुखी है, ये सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद ये याद रखिए आप कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में एक आइलैंड है यहाँ पे, सेंटिनल आइलैंड। ये बहुत ही फेमस है। यहाँ पे सेंटिलीज नामक ट्राइब्स पाई जाती हैं, जो कि पूरे दुनिया से एकदम कटी हुई हैं। ये आज भी एकदम आदिम परिवेश में रहती हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ से संबंधित एक दो फैक्ट और आप याद रखिए कि यहाँ का जो एकदम आखिरी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। ये भारत का भी एकदम आखिरी बिंदु है। इसके बाद फिर इंडोनेशिया की सीमा शुरू हो जाती है, और भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक जलराशि है, एक जलधारा है, जिसे कहते हैं ग्रेट चैनल। ये दोनों देशों के बीच में विभाजक का काम करता है। ग्रेट चैनल को 6 डिग्री चैनल के नाम से भी जाना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि 6 डिग्री चैनल किन किन देशों के बीच में अवस्थित है। आपको वहाँ पर ऑप्शन चूज करना होगा। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में 6 डिग्री चैनल अवस्थित है। इसी के साथ एक फैक्ट और आप याद रखिए, अंडमान निकोबार के एकदम जब आप नॉर्थ में आ जाएंगे, इस मैप को मैं थोड़ा सा पहले बड़ा कर देता हूँ, फिर हमें ज़्यादा सहूलियत होगी। ये देखिए, हम अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के एकदम नॉर्थ में आ गए हैं। यहाँ नॉर्थ में अगर बात करें तो एक चैनल है, जलधारा है, जिसे कहते हैं कोको चैनल, ये अवस्थित है। तो ये कोको चैनल म्यांमार और इंडिया के बीच में विभाजक का काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। कोको के नाम से ही यहाँ पे एक आइलैंड है, इमेज में आप यहाँ ये देख रहे हैं, ये कोको आइलैंड है जो कि म्यांमार का है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोको आइलैंड और कोको चैनल किस किस के बीच में विभाजक है, इंडिया और म्यांमार के बीच में। तो ये कुछ बातें हो गई जो आपको याद रखना है अंडमान एंड निकोबार से संबंधित। यहाँ की राजधानी अगर कहें तो यहाँ की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि पोर्ट ब्लेयर कौन से द्वीप पे अवस्थित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा साउथ अंडमान द्वीप पर पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। अगर अंडमान की बात करें, यहाँ पर एक फैक्ट और आप ध्यान लीजिए अपने कंसेप्ट के लिए, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ।
अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, एक बार हम पीछे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये मूलतः दो बड़े बड़े द्वीपों का समूह है। इन द्वीपों में जो उत्तर का द्वीप है उसे कहा जाता है अंडमान। ये जो पूरा का पूरा इलाका आप देख रहे हैं ये है अंडमान, इसे अंडमान कहा जाता है। और जो दक्षिण का द्वीप है, द्वीप समूह, इसे कहा जाता है निकोबार। तो आपको ये बेसिक फैक्ट याद रखना है कि उत्तर का हिस्सा अंडमान कहलाता है और दक्षिण का हिस्सा निकोबार कहलाता है। और इन दोनों बड़े द्वीप समूहों को एक जलधारा अलग करती है, उस जलधारा का नाम है 10 डिग्री चैनल। तो आपको ये याद रखना है कि 10 डिग्री चैनल किन किन क्षेत्रों के बीच अवस्थित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री अवस्थित है। यहाँ से आप एक फैक्ट याद रखिए, अगर अंडमान की आप स्पेलिंग लिखेंगे, अंडमान एंड निकोबार की स्पेलिंग अगर आप लिखेंगे तो अंडमान एंड की स्पेलिंग गिन लीजिए, मैं एक बार लिख देता हूँ, ANDA, अंडमान, MAN, अंडमान, एंड AND एंड निकोबार, इसे हम नहीं लिखते हैं अभी। तो अंडमान एंड निकोबार। अब यहाँ पर आप ये स्पेलिंग गिन लीजिए, लेटर गिन लीजिए, इस स्पेलिंग में कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर हैं अंडमान एंड निकोबार में। निकोबार को हमने छोड़ दिया। तो यहाँ से आप याद रखिए कि अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला 10 डिग्री चैनल है। आप अंडमान और एंड की जो स्पेलिंग में लेटर हैं उन्हें गिन लीजिए, उससे आपका आ जाएगा कि वो जल विभाजक कौन सा है, चैनल कौन सा है जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ये तो रही ट्रिक याद करने की कि 10 डिग्री चैनल को कैसे याद रखेंगे। यहीं पे एक चैनल और याद रखिए आप लोग, 11 डिग्री चैनल, या इसे ही डंकन पैसेज के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 11 डिग्री चैनल किन किन क्षेत्रों को डिवाइड करता है या किन किन क्षेत्रों को अलग करता है। तो उसके लिए आप याद रखिएगा लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान, ये दोनों को अलग करने के लिए 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे अंडमान एंड निकोबार के बारे में। और भी बहुत से फैक्ट एंड फिगर हैं, जैसे अंडमान की अगर बात करें तो अंडमान मूलतः 3 द्वीपों का समूह है। ये सबसे उत्तर में नॉर्थ अंडमान कहा जाता है, बीच वाले को मिडल अंडमान कहा जाता है और दक्षिण वाले को साउथ अंडमान कहा जाता है। और एक लास्ट में है ये लिटिल अंडमान, ये भी अंडमान का ही एक पार्ट है, इसे लिटिल अंडमान कहा जाता है, लेकिन इसको कहने का तात्पर्य दूसरा है। ये फिर हो जाता है ग्रेटर अंडमान और ये है लिटिल अंडमान। ग्रेटर अंडमान में 3 आइलैंड हैं, पहला नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो अंडमान की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, अब मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये किस आइलैंड पे अवस्थित है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये साउथ अंडमान पर अवस्थित है, यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे, सब बिखरे हुए हैं यहाँ पे आइलैंड। इन्हीं आइलैंड्स का नामकरण अब जितने भी परमवीर चक्र प्राप्त करता है उनके नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का नामकरण होगा, जिनका अभी तक नाम नहीं किया गया है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे अंडमान एंड निकोबार से संबंधित, जो करंट अफेयर्स था उससे, और साथ साथ में स्टैटिक जीके। अब आ जाते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023। यहाँ से आपको याद रखना है कि अभी देश भर के 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ से आपको ये 11 याद रखना है, 11 फैक्ट याद रखना है कि 11 बच्चों को दिया गया है, जिनमें 6 लड़के और 5 लड़कियाँ शामिल हैं। अगर प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के बारे में बात करें तो इसमें जो धनराशि दी जाती है 1 लाख रुपये दी जाती है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ में एक पदक और उसके साथ एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके लिए दूसरा जो क्राइटेरिया है वो 5 से 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। जिस भी बालक को ये पुरस्कार दिया जाएगा उसका 5 से 18 वर्ष की उसकी आयु होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे 6 श्रेणियों में दिया जाता है, 6 वर्गों में इसे दिया जाता है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से कुछ नाम दिए हुए हैं, ये लिस्ट पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है 11 बच्चों की जिन्हें इस बार का प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार मिला है। आप पॉज करके देख सकते हैं, लेकिन इनमें से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में मैं बता देता हूं। तो यहाँ से आपको शिव प्रसन्ना का नाम याद रखना है, ऋषि शिव प्रसन्ना का याद रखना है। ये 11 बच्चों में सबसे कम आयु के हैं, यंगेस्ट हैं, जिन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है इस बार की बात किया जा रहा है ये। तो आप ध्यान रखिएगा, इन 11 बच्चों में सबसे कम आयु के ऋषि शिव प्रसन्ना हैं, जो कि कर्नाटका से हैं और इन्हें नवाचार की श्रेणी में मिला हुआ है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये याद रखिएगा, आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट के बच्चे का नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। जैसे अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो दिल्ली के एक बच्चे को भी ये पुरस्कार मिला है, उनका नाम है अनुष्का जोली। तो दिल्ली वालों को ये अनुष्का जोली का नाम याद रखना है। इसके साथ ही साथ अगर आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं तो आपको
हनाया निसार का नाम याद रखना है, इन्हें खेल के लिए मिला है। गुजरात के अगर आप रहने वाले हैं तो सौरजीत रंजीत कुमार का नाम आपको याद रखना है। तो इस प्रकार आप जिस जिस राज्य के हैं उस राज्य के बच्चों का केवल नाम आप याद रखिए, और उसके साथ ये जो एक बच्चे हैं ऋषि शिव प्रसन्ना जो कर्नाटका के हैं, इनका नाम याद रखिए, क्योंकि ये सबसे आयु में कम है इन 11 बच्चों में। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, यहाँ सबका कोई भी बच्चा इसमें शामिल नहीं है, तो उत्तर प्रदेश वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पर, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। इसका आयोजन अभी हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। नई दिल्ली में एक स्टेडियम है, केडी जाधव स्टेडियम। इसी स्टेडियम में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ है। यहाँ से आपको 2 नाम याद रखने हैं कि ये किन किन लोगों ने जीता। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एन सियोंग की। ये हैं दक्षिण कोरिया की, इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता। इनका नाम याद रखना है, इमेज इनकी आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ थाईलैंड के हैं एक व्यक्ति जिनका नाम है कुलनाउत विदितसन, इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता। इन 2 का नाम आपको याद रखना है इस टॉपिक से, इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 से। अब देखिए, कल हमने एन सियोंग के देश के बारे में यानी दक्षिण कोरिया के बारे में बात कर लिया था। ये न्यूज़ कल की भी है, कल आया था और आज ये पूरा संपन्न हो गया। तो आपको टोटल आज ये 2 नाम याद रखने हैं। तो कल हमने एन सियोंग के देश के बारे में बात कर लिया था, आज हम लोग बात कर लेते हैं थाईलैंड के बारे में, क्योंकि कुनलाउत विदितसन ने यहाँ से जीता है। तो स्टैटिक जी के आज हम लोग थाईलैंड के बारे में देख लेते हैं। तो मैप देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया का ये टोटल मैप है पूरा का पूरा, जिसमें यहाँ पर आपका भारत अवस्थित है, और भारत से पूरब की दिशा में, दक्षिण पूर्व की दिशा में जो आप ये सफ़ेद कलर का देश देख रहे हैं, यही थाईलैंड है। थाईलैंड को सियाम के नाम से भी जाना जाता है, SIAM, सियाम के नाम से भी जाना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, इंडिया के नाम से जाना जाता है, हिंद के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार थाईलैंड का भी एक नाम है सियाम, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसके बॉर्डर्स के कौन कौन से देश हैं उनकी बात करें तो म्यांमार का नाम याद रखिएगा, जिसे बर्मा भी कहा जाता है। म्यांमार इसके उत्तर पूर्व में अवस्थित है, पश्चिम में भी यही देश अवस्थित है म्यांमार। और अगर एकदम दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में यहाँ पर देखिए मलेशिया अवस्थित है, और अगर पूरब की बात करें तो पूरब में इसके लाओस अवस्थित है, और दक्षिण पूरब में कंबोडिया देश अवस्थित है। तो इन देशों को आपको याद रखना है कि थाईलैंड की सीमा किन देशों के साथ मिलती है। तो आप एक बार फिर याद रखिए, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया, ये देश हैं जिनकी सीमा थाईलैंड के साथ मिलती है। यहाँ से एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा, जो लाओस है ये स्थलबद्ध देश है, लैंडलॉक्ड देश है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहीं पर एक चीज़ और देख लीजिए कि थाईलैंड के किनारे या थाईलैंड के सीमा से कौन सी जल राशियाँ मिलती हैं, कौन कौन से समुद्र हैं जो इसके साथ सीमा लगाते हैं। तो यहाँ आप याद रखिएगा, अंडमान सागर, भारत का अंडमान सागर है ये पूरा, इसकी सीमा भी थाईलैंड के साथ मिलती है, और इसके दक्षिण में यहाँ पर थाईलैंड की खाड़ी है। जैसे भारत में बंगाल की खाड़ी है, उसी तरह से थाईलैंड में थाईलैंड की खाड़ी है, जो कि दक्षिण चीन सागर का ही एक हिस्सा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, 2 समुद्रों का नाम याद रखिएगा, अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी, ये 2 सागर थाईलैंड से अपनी सीमा लगाते हैं। अब इसी मैप का हम लोग एनलार्ज मैप देख लेते हैं। थाईलैंड है ना, तो थाईलैंड का ही एक एनलार्ज मैप देख लेते हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ये रहा थाईलैंड का एनलार्ज मैप। ये जो मैप आप देख रहे हैं ना, इसी मैप का एनलार्ज मैप यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं। थाईलैंड के बारे में थोड़ी और डिटेल के बारे में जानते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा थाईलैंड का डिटेल मैप है। यहाँ से आपको यहाँ की नदियों के बारे में आज जान लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी मुख्य नदी अवस्थित हैं। तो सबसे पहले ये जानिए, इसके पूरब में एक नदी है, ये जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं मेकोंग नदी। ये मेकोंग नदी इसकी सीमा लाओस के साथ मिलाती है, यानी इसके पूरब में लाओस नदी है। इसी प्रकार इसके पश्चिम में अगर बात करें, ये देखिए यहाँ पर साल्वीन नदी है। तो पश्चिम में साल्वीन नदी और पूरब में मेकोंग नदी, इन 2 नदियों को आपको याद रखना है। उसके बाद इसके बीचों बीच में एक नदी बहती है, इसे कहते हैं चाओ फ्राओ नदी। चाओ फ्राओ नदी के ऊपर ही यहाँ की राजधानी बैंकॉक अवस्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये नदी पिंग और नान, माफ़ कीजिएगा, मान नहीं नान, ये नान नदी है और ये आपकी पिंग नदी है। तो नान और पिंग, इन दोनों नदियों के मिलने से चाओ फ्राओ नदी का निर्माण होता है, और इसी के किनारे यहाँ का बैंकॉक शहर अवस्थित है। अगर बात करें तो यहाँ से आपको नखोन सवान याद रखना है, यहाँ पर ही पिंग और नान नदियों का संगम होता है। उसके बाद से ये नदी चाओ फ्राओ के नाम से जानी जाती है, और बैंकॉक इसी के किनारे अवस्थित है। जो चाओ फ्राओ नदी है ये थाईलैंड की खाड़ी में अपने जल को प्रवाहित करती है, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ आप एक फैक्ट और याद रखिए कि जो मेकोंग नदी है, ये जो इसके पूरब में अवस्थित है मेकोंग नदी, ये दक्षिण चीन सागर में अपने जल को प्रवाहित करती है। यूपीपीसीएस ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि मेकोंग नदी का मुहाना किस समुद्र में अवस्थित है, तो उसमें ऑप्शन दिया था थाईलैंड की खाड़ी, गल्फ ऑफ थाईलैंड
भी उसमें ऑप्शन में था। तो ध्यान दीजिएगा, गल्फ ऑफ थाईलैंड में मेकोंग नदी नहीं गिरती है, ये दक्षिण चीन सागर में गिरती है, ये ध्यान रखिएगा। वियतनाम में इसका मुहाना, मेकोंग का मुहाना वियतनाम देश में दक्षिण चीन सागर में है, ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।